नमस्कार, चार का वार देख रही हैं आप। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। चार की वार में सबसे पहले बात होगी आसमान में मेक इन इंडिया के दम की। इससे जुड़ी हर एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी सुरभि तिवारी। नमस्कार, चार के वार में मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी और चार के वार में मैं आपको बताऊंगी दिल्ली के महरौली की हाल, जहां पिछले 4 दिनों से महाभारत छिड़ी हुई है। अगली खबर जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी महिमा के पास। जी नमस्कार, चार के वार में मैं आपको बताऊंगी अगली बड़ी खबर, जो कि मध्य प्रदेश से है, जहां पर रेलवे ने इंसान तो इंसान भगवान को भी नहीं छोड़ा और बजरंग बली को ही नोटिस दे डाला। इस पर विस्तार से मैं आपको दूंगी जानकारी, लेकिन अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि आपको बताएंगे अमृता। नमस्कार, चार के वार में मैं हूं अमृता गर्ग आपके साथ और चार के वार में आखिर में बात होगी तिनका तिनका जिंदगी तलाशते तुर्की की और चश्मदीदों से सुनेंगे उस रात का खौफनाक मंजर का हाल। लेकिन उससे पहले पहली खबर के लिए रुख करते हैं मेरी सहयोगी करिश्मा का। बिल्कुल, चलिए पहली बड़ी खबर इस बुलेटिन की मैं आपको बताती हूं। एरो इंडिया शो से जुड़ी हुई, जिसके 14वें एडिशन की शुरुआत आज बेंगलुरु के येलहांका एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। 5 दिन तक चलने वाले इस एयर शो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस शो में सबसे ज्यादा सुर्खियां HLFT-42 ने बटोरी, जिसकी टेल पर हनुमान जी की फोटो लगी हुई थी। साथ ही एक मैसेज भी लिखा था, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी कि तूफान आ रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले ये सिर्फ एयर शो था, लेकिन आज ये भारत की ताकत बनकर उभरा है। कोरोना काल के बाद पहली बार इस शो में दर्शक भी शामिल हो रहे हैं। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले शो में मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के मुताबिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शन के तौर पे और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित किया गया। इसकी थीम द रनवे टू अ बिलियन रखी गई है। 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हो रहा ये शो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, डॉनियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी एयर प्लेटफॉर्मों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। इस शो में 32 देशों के रक्षा मंत्री भी शामिल हुए। साथ ही रक्षा उपकरण कंपनियों के 73 CEO का ग्लोबल मीटिंग के तौर पे भी इसको प्रेजेंट किया गया। इसके अलावा मंथन स्टार्टअप को भी लेकर हुआ और इवेंट का आयोजन भी किया गया, बंधन इवेंट, जिसका जिक्र किया गया। एरो इंडिया 2023 में 80 से ज्यादा देशों की भागीदारी भी देखने को मिली, जिसमें 30 देशों के मंत्री, ग्लोबल और इंडियन OEM के 65 CEO भी शामिल हुए। यह आयोजन लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों की भागीदारी का गवाह बना। तो अनुमान यह है कि शो के दौरान 75,000 करोड़ के 251 MOU भी साइन किए जाएंगे, जिससे भारत के विकास को और पंख लगेंगे। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई, नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। यहां एरो इंडिया के साथ ही डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव और CEOs राउंड टेबल, इसका भी आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों की सहभागिता, CEOs की ये सक्रिय भागीदारी एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। ये मित्र देशों के साथ भारत की विश्वसनीय भागीदारी को आगे ले जाने का भी एक माध्यम बनेगा। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय MSMEs भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है।
मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है, जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है। और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के महरौली में चौथे दिन भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई जारी है, जहां पर डीडीए का बुलडोजर लगातार लोगों के आशियाने तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। वहीं इस कार्रवाई का लोग जोरदार तरीके से विरोध भी कर रहे हैं, जिसे कि देखते हुए महरौली में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात भी कर दिया गया है। महरौली में अतिक्रमण पर डीडीए का एक्शन। महरौली में चौथे दिन भी जारी है टेंशन। डीडीए का बुलडोजर प्रहार, विरोध भी हो रहा जोरदार। महरौली में चौथे दिन भी डीडीए की कार्रवाई जारी है। अवैध अतिक्रमण को डीडीए लगातार जमींदोज कर रहा है और इसकी वजह से महरौली में उन लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है जिनका आशियाना गिराया जा रहा है। भारी विरोध की वजह से महरौली में बड़ी तादाद में फोर्स भी तैनात की गई है। पिछले 4 दिन से लगातार महरौली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी डीडीए की कार्रवाई को लेकर टेंशन का माहौल बना हुआ है। आम आदमी पार्टी लगातार डीडीए की कार्रवाई का विरोध कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि महरौली में डीडीए जो कार्रवाई कर रहा है वो गैर कानूनी है। लोगों की माने तो उनके मकान की बकायदा रजिस्ट्री तक हो चुकी है, बावजूद इसके डीडीए उनके आशियाने को जमींदोज कर रहा है। मेरी उम्र 68 साल की हो गई है और मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। ये बिल्डिंगें इतनी पुरानी हैं, तब सरकार कहाँ सोई हुई थी। अब सरकार ये मान रही है, दिल्ली सरकार भी ये मानती है कि हमारी डिमार्केशन गलत है और इसको दोबारा किया जाएगा। इतने में इन लोगों के इनको तो उजाड़ दिया जाएगा। उसका भुगतान कौन करेगा? अगर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एसडीएम और ये रजिस्ट्री भी होती है, पब्लिक के पास, सबके पास रजिस्ट्री भी है, अपने पक्के मकान है, सब कुछ है। इतने साल हो गए, तब कहाँ सोई हुई थी सरकार? महरौली के किसी घर में ना खाना बन रहा है, मतलब ना नींद आ रही है किसी को। जो हो रहा है गलत हो रहा है। यहाँ पैदा हुए हैं और देख हमें पता नहीं था कि ऐसी नौबत भी आएगी। बहुत गलत हो रहा है। सरकार से गुजारिश है कि इसको रोका जाए, प्लीज रोका जाए। महरौली में डीडीए की कार्रवाई के खिलाफ सियासत भी गर्म दिख रही है। आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि डीडीए कार्रवाई में कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रही है और आम लोगों का आशियाना तोड़ना किसी भी हालत में वाजिब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे के सारा इनका डिमोलिशन जो एक्सरसाइज ये करने जा रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 40-50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। विद इन फ्लक्स ऑफ टाइम दे गॉट एन ऑनरशिप राइट है, नंबर 1। नंबर 2, पूरे का पूरा डिमार्केशन जो है वो फ्लॉड है। पिछले डिमार्केशन जो थी वो गैर आबादी इलाके में थी। अभी डिमार्केशन लाइन जो इन्होंने खींची है वो खींची है आबादी इलाके में। महरौली में सोमवार को चौथे दिन भी डीडीए का पीला पंजा लोगों के आशियाने गिराता दिख रहा है। साथ ही विरोध को देखते हुए बड़ी तादाद में फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं ये बड़ा सवाल अभी बरकरार है कि जिन भी लोगों के घर गिराए जा रहे हैं उन्हें वो घर कब मिलेगा, जिसका वादा डीडीए की ओर से किया गया था। दिल्ली के महरौली से निखिल कुमार की रिपोर्ट, भारत 24। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा डीडी की कार्रवाई को लेकर लोगों में किस तरह से रोष है, लोग परेशान हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर विवाद थमा भी नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों पर अब बयान देकर नया बखेड़ा शुरू कर दिया। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर बयान देते हुए नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबा इतने चमत्कारी है तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों की तुलना आतंकवादियों और कसाईयों से भी कर दी।
रामचरितमानस पर विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों पर फिर से एक बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा बागेश्वर पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर इतने चमत्कारी हैं, उनके पास शक्ति है, तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करने रोज बात करके परेशान करता रहता भारत को। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ संत समाज को लपेटे में ले लिया और कहा कि बाबा कसाई और आतंकवादी हैं। ये लोग केवल शूद्रों की गर्दन काटने, नाक कान काटने, हाथ पैर काटने वालों को 51 लाख रुपया देने की बात करते हैं। गरीबों का पैसा बटोरकर मौज कर रहे हैं। इनके अंदर कोई शक्ति या कोई ताकत नहीं है। हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है। उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत में नहीं। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। प्रभु राम के चरित्र से ही आदर्श जीवन जीने का, मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। हमारा जो नेता द्वारा ये बयान दिया गया है, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा, ये पूर्व में इसी भाजपा सरकार में 5 साल मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, तब इनको ये चौपाई और मानव की याद नहीं आई। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल थी, तो ये नेता विरोधी दल थे, तब इनको ये मानव और मानव की चौपाई नहीं याद आई। उसके पहले 7 से 12 तक बसपा सरकार में कद्दावर नेता के रूप में कई विभागों के ये मंत्री रहे, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से ही निशाने पर है। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य पर स्याही फेंकी गई, काले झंडे दिखाए गए और ऐसे में साधु संतों को कसाई और आतंकवादी बताकर फिर से विवादों को बुलावा दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन के दुश्मन बन गए हैं। क्या स्वामी प्रसाद के बयान समाजवादी पार्टी को गर्त में डालने के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। डॉक्टर्स को धरती पर भगवान के रूप में देखा जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स हर कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में एम्स भुवनेश्वर के हाथ एक और बड़ी उपलब्धि लगी है। बिल्कुल, ओडिशा की पहली चौगनी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एम्स भुवनेश्वर में की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों ने एक विकलांग रोगी की चौगुनी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक करके इतिहास रच दिया है। इतिहास कैसे? दरअसल एम्स के अधिकारियों के अनुसार ये ओडिशा में अपनी तरह की पहली सर्जरी है और दुनिया में अब तक ऐसा दूसरा मामला बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रपाड़ा जिले के ऑल ब्लॉक की एक 37 साल की महिला को एम्स भुवनेश्वर में घुटने और दोनों तरफ के जोड़ों में गंभीर रूप से दर्द के साथ भर्ती करवाया गया था। वो रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित थी और कई दवाओं पर भी थी। डॉक्टरों ने कहा कि मरीज के दोनों घुटनों में बहुत कम हलचल थी और चारों जोड़ों की रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत थी। एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों की एक टीम ने मरीज की स्थिति का मूल्यांकन किया और एक ही सेटिंग में कूल्हे और घुटने दोनों के जोड़ों की सर्जरी की योजना बनाई। एक ही सेटिंग में 4 ज्वाइंट रिप्लेसमेंट से मरीज और सर्जन को कई चुनौतियों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन मरीज 3 दिन में चलने लगी। गौर रहे कि एम्स दिल्ली से सिर्फ एक ही मामला सामने आया था, जिसमें एक ओडिया रोगी का एक ही सेटिंग में सभी 4 जोड़ों के प्रतिस्थापन के साथ ऑपरेशन किया गया था। ये विश्व स्तर पर रिपोर्ट किया जाने वाला दूसरा मामला है और उड़ीसा में अपनी तरह का पहला मामला, जहां सभी 4 जोड़ों को एक ही सेटिंग में बदल दिया गया। वाकई डॉक्टर्स ने कमाल कर दिया और इतिहास भी रच दिया। इसलिए तो डॉक्टर्स को कहा जाता है धरती पर भगवान। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबर मुरैना से। मुरैना के सबलगढ़ में रेलवे का एक अनोखा कारनामा सामने आया,
जहां पर रेलवे ने बजरंग बली को ही नोटिस दे दिया और 7 दिन में मंदिर ना हटाने पर मंदिर तोड़ने की चेतावनी तक दे डाली है। एमपी अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है, एमपी अजब है। इसी अजब एमपी का आपको एक गजब कारनामा दिखाते हैं जो हुआ है मुरैना जिले के सबलगढ़ इलाके में, जहां रेलवे ने बजरंग बली को ही नोटिस दे डाला। दरअसल सबलगढ़ में इन दिनों ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज का काम चल रहा है। सबलगढ़ में स्थित 11 मुखी हनुमान मंदिर इस ब्रॉडगेज के रास्ते में आ रहे हैं, इसलिए रेलवे विभाग मंदिर को अतिक्रमण मानकर चल रहा है और रेलवे विभाग ने इसके लिए बजरंग बली के नाम एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में रेलवे विभाग ने बजरंग बली को पार्टी बनाते हुए लिखा है कि बजरंग बली ने रेलवे की जमीन पर अपना मकान बना रखा है। इस मकान को 7 दिन के अंदर खुद ही हटा दे, नहीं तो रेलवे विभाग कार्रवाई करते हुए प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाएगा, जिसका पूरा हर्ज और खर्च बजरंग बली को देना होगा। रेलवे विभाग ने जो नोटिस दिए है ना, बजरंग बली के नाम से दिए हैं। अच्छा, तो ये मतलब कि आपका कहना ये है कि बजरंग बली ने अतिक्रमण कर लिया, रेलवे विभाग का कहना ये है? अच्छा, रेलवे विभाग कहते हैं हमारी जगह है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत लोग दर्शनार्थी आते हैं, मन परेशान है। वहीं रेलवे की ओर से जारी इस अजीबोगरीब नोटिस के बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु भी इस नोटिस को अजीब मान रहे हैं। मेरा नाम मंगल सिंह जादव, मैं भूतपूर्व कर्मचारी हूँ, कोऑपरेटिव बैंक से जो है रिटायर हुआ हूँ। यहाँ मैं करीबन 40-45 साल से रह रहा हूँ। बगल में ये मंदिर है, हम लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। परसों जब हम दर्शन करने आए तो यहाँ जो है नोटिस बजरंग बली के नाम से चिपका हुआ था। रेलवे की ओर से 8 फरवरी को ये नोटिस जारी किया गया था, जिसके 5 दिन निकल चुके हैं। देखना यह है कि नोटिस का समय पूरा होने पर इस अजीबोगरीब मामले पर रेलवे क्या रुख अपनाता है। अखिलेश सोलंकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।